नमस्कार सभी को। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। नीट 2026 यूजी रजिस्ट्रेशंस आज से यानी कि 8 फरवरी संडे के दिन से शुरू हो गए हैं और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके 8 मार्च तक खुले रहेंगे और फ़ी सबमिट करने की यानी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए आपका जो समय है वो भी 8 मार्च यानी अंतिम दिन रात 12 बजे तक ही है। तो आप जल्दी ही अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर लें, एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें। लेकिन हाँ, 1 महीने का समय है, कोई रेस नहीं लगी हुई है, आराम से भरें, गलतियां ना करें, ठीक है। लेकिन इतना भी लेट ना कर दें कि आपकी डेट निकल जाए, क्योंकि अधिकतर बच्चे तो अपना फॉर्म भर देते हैं पर कुछ बच्चे फिर भी छूट जाते हैं। 1 महीने पूरा समय मिलने के बावजूद भी बहुत से बच्चे चूक जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जो भी नीट रिलेटेड क्वेरी आपकी है रजिस्ट्रेशंस को लेके, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ क्लियर होंगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी या सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। रजिस्ट्रेशन फीस जो कि मैंने आपको बता दिया कि 8 मार्च रात 11:50 तक आपको जरूर भर देनी है। जनरल कैंडिडेट के लिए वो 1700 यानी 1700 रुपये है। ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस 1600 रुपये यानी 1600 रुपीज़ है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस केवल 1000 यानी 1000 रुपीज़ है। और वो बच्चा जो एनआरआई कैंडिडेट है, जो बाहर ही अपना एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो उसके लिए ये फीस 9500 रुपीज़ है। अब बात करें तो आपका नीट एग्जामिनेशन 3 मई को होने जा रहा है, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, और सुबह 11 बजे से रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। यानी आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जा सकते हैं और 1:30 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे तक ही एंट्री होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके बाद आपकी एंट्री वहां नहीं होगी, तो लेट ना कीजिएगा। अपने सेंटर की डिटेल आने के बाद आप एग्जाम से 1 दिन पहले जरूर अपने सेंटर को देख लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो उस दिन, क्योंकि रश बहुत रहता है। और ये सारा प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना और आपके रिजल्ट तक का प्रोसेस जो होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.nta.nic.in पर ही होने वाला है। आपकी एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे होने वाली है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 2 बजे से 5 बजे तक नॉर्मल बच्चे पेपर देंगे और 2 बजे से 6 बजे तक पीडब्ल्यूडी बच्चे पेपर देंगे। अगर वो चाहें तो 5 बजे भी अपना पेपर सबमिट कर निकल सकते हैं, पर उससे पहले नहीं। आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल पुराने तरीके से ही होने वाला है, OMR बेस्ड ही होने वाला है। कोई चेंज आपको अपने एग्जाम में होते हुए नहीं नजर आएगा और कोई शिफ्ट में चेंजेस नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में और हर बार मैं बता रहा था आपको कि वीडियोस कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी आपको देखने को मिले, आपके नीट एग्जामिनेशन के पैटर्न में 0% भी चेंज नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ भी है। पीडब्ल्यूडी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हुए बहुत विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि आप खुद को अगर एज ए पीडब्ल्यूडी रजिस्टर नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो बाद में जब करेक्शन विंडो खुलेगा 8 मार्च के बाद यानी 10 मार्च तक करेक्शन विंडो खुलेगा 2 दिन के लिए, 9 और 10 को, तो वहां आप इस करेक्शन को नहीं कर पाएंगे, अपने आप को दोबारा से पीडब्ल्यूडी नहीं बना पाएंगे। तो बड़े सोच समझकर पीडब्ल्यूडी सेक्शन में येस और नो कीजिएगा। अभी एक और बात मैं आपको बताऊं कि अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन घूम रहा था जहां पर यह कहा जा रहा था कि बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी के एंट्रेंस टेस्ट की तरह भी अब नीट को कंसीडर किया जाएगा। पर सरप्राइजिंगली नीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ एडमिशन बीडीएस, एमबीबीएस, बीवीएससी, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग को ही मिल रहा है। यहां पर बीपीटी का कोई भी जिक्र नहीं है। आगे अगर कोई डेवलपमेंट होता है या लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना, में मिल ही जाएगा। आपका एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेजेस में होगा, और आप अगर चाहें तो सिंपल इंग्लिश में इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोई चुनिंदा भाषा चुनना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, तो आप जरूर चुन सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जब आप हिंदी, उर्दू या कोई भी अलग लैंग्वेज चूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आपको नीट एग्जाम बाईलैंग्वेज मिलेगा। यानी इंग्लिश, आपकी जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है वो भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगी। यानी ये आपके लिए हो गया डबल फायदा। तो अच्छी बात है, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी, आपकी भी भाषा है, इंग्लिश भी है, तो आप दोनों को पढ़कर काफी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं चीजों को लेकर। और
क्वेश्चन पेपर काफी बड़ा मिल जाता है, तो हाँ रफ वर्क भी कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है। चलिए अब आगे बात करें तो यहाँ फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस आएंगे जो टोटल होते हैं 180 मार्क्स, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आएंगे 180 मार्क्स, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आएंगे 360 मार्क्स एंड ओवरऑल 720। आपको ये बात पता ही है, ये बात बताकर मैं और आपका डिटेल में टाइम खराब नहीं करने वाला हूं। एक क्वेश्चन सही होगा 4 नंबर, एक क्वेश्चन गलत होगा -1। चलिए आधार कार्ड यहां पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह यूज हो रहा है और यहां पर आपका फोटो ऑथेंटिकेशन हो रहा है। ठीक, नीट पीजी में भी हुआ, इसी तरीके से नीट यूजी में भी आपका फोटो ऑथेंटिकेशन लाइव ही हो रहा है और आपके आधार कार्ड के फोटो से उसे मैच किया जा रहा है। और मैं लगातार पिछले 2 महीने से आपको यही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू बोल रहा था आधार कार्ड अपडेट करवा लो करवा लो करवा लो। और अब बहुत से बच्चे इस चीज को फेस करेंगे, इस प्रॉब्लम को, कि उनका फोटो उनके आधार से मैच नहीं होगा, तो फिर उनको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करना पड़ेगा, दूसरे डॉक्यूमेंट्स उनको वहां लगाने पड़ेंगे। तो अभी भी समय है, अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, 1 महीना है, आपका नीट फॉर्म है। और अगर आपके आधार कार्ड से एक बार भर के देख लीजिए ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो अच्छी बात है। अब बात करें कि एग्जामिनेशन कोड आपको कौन सा भरना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड आपको कौन सा भरना है। 1 से लेकर 7 तक के कोड हैं, तो एक कोड उस बच्चे को भरना है जो अभी 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम देने वाला है, ठीक है, और वो इसका रिजल्ट नहीं आया है तो अपीयरिंग, तो वो भरेगा कोड 1। कोड 2 वो भरेगा जो 12th एग्जामिनेशन को पास कर चुका है, यानी ड्रॉप हुआ है। गैप सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन गैप सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट अभी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। बहुत बच्चे पूछते हैं, नहीं है कोई रिक्वायरमेंट, वो आपको चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, काउंसलिंग, तब चाहिए, अभी नहीं चाहिए, ठीक है, तो डोंट वरी। अब कोड 3 कौन भरेगा? कोड 3 वही भरेंगे जो कि पीयूसी, पीडीसी या कर्नाटका बोर्ड से जिन्होंने पढ़ाई की है। तो कोड 3 तो आपको किसी भी सूरत में भरना नहीं है अगर आपकी कर्नाटका से पढ़ाई नहीं हुई है तो। अब कोड 4 कौन भरेगा? जो पैरामेडिकल कोर्सेज में है या कर चुका है, जैसे BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग एक्सेट्रा। और कोड 5 कौन भरेगा? जो BSc कर रहा है, एटलीस्ट सेकेंड ईयर में आ चुका है। और कोड 6 कौन भरेगा? जो BSc कर चुका है, कंप्लीट हो चुकी है जिसकी BSc। और कोड 7 कौन भरेगा? कोड 7 भरेगा वो बच्चा जो NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, और नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो बाहर रह रहा है, तो वो NRI कोड यानी 7 का यूज करेगा। तो आपके लिए जो मैक्सिमम यूज होने वाला कोड है, जो कि एक इजी कोड है भरने के लिए, वो कोड नंबर 2 ही है। तो उसी के साथ आप आगे बढ़िए। अच्छा, NIOS से अगर आपने अपना 12th किया है तो भी आप नीट के लिए एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। इवन NIOS में एलिजिबल है, बस मैंने आपको इस बात को बता दिया, बहुत बच्चे ये चीजें भी पूछते हैं। अब एक और चीज है, PWD बच्चों के लिए आधार कार्ड, जो माफ कीजिएगा UDID कार्ड, और साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों ही तरीके से खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल जेई की तरह फॉर्म को बना दिया गया है। जो चेंजेस आने थे, मैंने बोला था ये चेंजेस आएंगे और वही चेंजेस आए हैं, पूरा एक्सपेक्टेड था, वही चेंजेस आए हैं। UDID कार्ड है, उससे खुद को रजिस्टर कर लो। UDID कार्ड नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उससे खुद को रजिस्टर कर लो। दोनों ही तरीके से खुद को आप रजिस्टर कर सकते हो। UDID कार्ड टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, दोनों ही केसेस में आप नीट एग्जाम में एज ए PWD जा सकते हो। 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना जरूरी है, पर याद रखना अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हो, और याद रखना रिजर्वेशन भी तब मिलेगा जब क्रॉस वेरिफिकेशन में आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40 बने और डॉक्टर्स आपकी डिसेबिलिटी को एज अंडर PWD कोटा रजिस्टर करें, माने, तो ही ये हो सकता है। PWD बच्चों के लिए यहां पर 5% का रिजर्वेशन है सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और स्टेट में भी और ऑल इंडिया में भी। एज लिमिट की बात करें तो यहां कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है और कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आपने कितनी बार भी नीट एग्जाम को दिया हो, नो अटेम्प्ट लिमिट, नो एज लिमिट। तो कोई भी आपकी उम्र है, आप एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन जो लोएस्ट एज लिमिट है वो 17 साल है, यानी आपका जन्म 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले होना चाहिए। अगर उसके बाद का आपका जन्म है तो यानी 2010, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो 17 बनेगी नहीं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, सारी चीजें एक बारी में कवर कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, रजिस्ट्रेशन तो सभी को न्यू ही करना है। कई बच्चे ये भी पूछते हैं, भैया लास्ट ईयर भी मैंने रजिस्टर किया था, वहीं से लॉगिन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते, सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, चाहे वो लास्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम हो, कोई भी हो। चलिए अब बस सर्टिफिकेट्स की बात करें तो अगर आप EWS हैं या OBC NCL हैं, तो अगर पुराना सर्टिफिकेट है आपके पास, क्योंकि अब तो 1 अप्रैल के बाद का चाहिए, है ना, रिन्यू कराने के बाद वही एलिजिबल होगा, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अपना पुराना सर्टिफिकेट डालकर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और जो SC ST हैं वो तो उनका पुराना सर्टिफिकेट हो या नया सर्टिफिकेट हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार सर्टिफिकेट बनता है उसमें रिन्यूएशन होता नहीं है। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है जब भी आपने बनाया था यू आर एलिजिबल, आप उसे अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, अगर आप ओबीसी NCL हैं तो ही आप ओबीसी भरना, क्योंकि खाली ओबीसी में तो ऑल इंडिया में रिजर्वेशन है नहीं। आपके स्टेट में अगर है तो फिर आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में उसका लाभ उठाइएगा। वो बच्चे, आज यहां से एक सवाल का और जवाब आता है, वो बच्चे जो कि अपने स्टेट में ओबीसी हैं लेकिन ऑल इंडिया में नहीं है, यानी सेंट्रल लिस्ट में वो ओबीसी नहीं है, तो वो नीट में खुद को एज ए जनरल ही फॉर्म फिल करेंगे, ओबीसी फॉर्म फिल नहीं करेंगे। लेकिन वो अपनी स्टेट में एज ए ओबीसी जा सकते हैं और ओबीसी कोटा का लाभ अगर उन्हें अपनी स्टेट में मिलता है तो वहां उस कोटे का लाभ आप उठा सकते हैं। फॉर ऑल इंडिया में आपको काउंसलिंग एडमिशन जो है जनरल कैटेगरी से ही मिलेगा। नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप एज ए जनरल ही फिलअप करें। अब एक सवाल का जवाब और, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, आया नहीं है, स्लिप उनके पास है, तो वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी अपलोड कर सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर ही एक नंबर लिखा होता है, उसी को वो सर्टिफिकेट नंबर के रूप में डाल सकते हैं। लेकिन एडमिशन टाइम पर आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, कंपलसरी है भैया। चलिए, अब ईमेल और मोबाइल नंबर ये दोनों ही ऐसे डालना जहां पर मेल रिसीव हो और फोन पर मैसेज रिसीव हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, परमानेंट एड्रेस सोच समझ के डालना, क्योंकि परमानेंट एड्रेस और आपके चुने हुए सेंटर के बीच में सामंजस्य बिठाकर ही आपका सेंटर आपको दिया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। दूसरा, अगर आप ड्रेस कोड की बात करें तो आप आराम से ड्रेस कोड नॉर्मल टी-शर्ट पहन के जाओ, ठीक है, जिसमें ज्यादा जेब ना हो, ज्यादा कलर ना हो, ज्यादा प्रिंट ना हो, ज्यादा कुछ लिखा ना हो, सिंपल हो, कॉलर भी ना हो तो अच्छा है, ठीक है, राउंड कॉर्नर ये राउंड गले वाली पहन के जाना। और जो लोअर आप पहन के जाओ उसमें बहुत ज्यादा जेबें ना होनी चाहिए, अलग अलग रंग नहीं होने चाहिए, पैटर्न नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और नीचे बेटा आप सैंडल या नॉर्मल चप्पलें पहन के जाना, सॉक्स मत डालना, आपके पैर विजिबल होने चाहिए। कोई एक्सेसरीज मत पहनना, घड़ी, अंगूठी, चेन, ये कुंडल, अगर फैंसी चश्मा भी नहीं, अगर आंखों में कमजोरी नहीं है तो चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। कुछ भी पायल पजेब कुछ भी कीमती कैरी ही मत करना, अंदर जाने ही नहीं देंगे। इवन धागे भी जो हाथों में बंधे होते हैं, कलावा धागे, काले धागे पैरों में, सब कुछ उतार लिया जाता है, तो ये सब कुछ छोड़कर ही जाना। लेकिन अगर आप किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं, ऐसे रिलीजन से बिलोंग करते हैं कि आप कुछ चीजें धारण करते हैं, कुछ परिधान आपके ऐसे हैं कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो फिर उसके लिए आपको वही ट्रेडिशनल जो रिलीजियस वियर है, वो जो ऑप्शन रजिस्ट्रेशन में है, आप उसे यस कर दीजिए कि हाँ भैया मैं तो पहन के जाऊंगा। तो याद रखना, रिपोर्टिंग टाइम जो है ना, शुरुआत में सुबह 11 बजे सेंटर पर पहुंच जाना, ताकि जब भीड़ भी ना हो सेंटर पर, आराम से आप एंट्री करना, चेकिंग वो आपको आराम से कर लेंगे, ताकि आप आराम से अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और अपने एग्जाम को अपीयर कर लें, टेंशन हो ही ना आपको, ठीक है। और भीड़ भाड़ में जाओगे, लेट पहुंचोगे वहां पे 1 बजे, 12:30 बजे, तो बहुत भीड़ होगी, लाइनों में लगोगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन वो तो अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन अपना काम पूरा करने के चक्कर में आपके एग्जाम का टाइम कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो सोच समझ के इस काम को कर लेना। अपार आईडी यहां पर कोई भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर अपार आईडी है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए, बाकी पीडब्ल्यूडी बच्चों को तो मैंने बता दिया, यूडीआईडी कार्ड है तो नंबर डाल देना, यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा वेबसाइट से और आपका काम हो जाएगा, अपलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कीजिए। आधार कार्ड से ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन हो रहा है आपको, इस बार तो पता ही है, लाइव फोटोग्राफ हो रहा है, मैंने शुरू में बोल ही दिया है। और बाकी हो सकता है आपने इधर उधर भी वीडियो देख ही लिया हो, हम भी जल्दी ही वीडियो बनाकर डालने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। और पीडब्ल्यूडी बच्चे खास तौर पर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो गलतियां, क्योंकि उसे कोई कवर नहीं करेगा, पूरे इंटरनेट पर आपको ये मिलेगा ही नहीं कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, क्या चीजें ध्यान रखें, कोई नहीं बताएगा। सिर्फ ये बता देंगे हाँ भाई पीडब्ल्यूडी है तो यस करना, नो करना, यूडीआईडी डालना मत डालना, ये सब, लेकिन बारीकियां नहीं बताएंगे। चलिए, फोटो जो है भैया, जो आपको फोटो यहां पर अपलोड करना है वो लेटेस्ट अपलोड करना है तो अभी खिंचवा लेना। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और अपना नॉर्मल गेटअप में रहना, ठीक है। और जैसे हो फिर एग्जाम में भी वैसे ही जाने की कोशिश करना, मतलब दाढ़ी मूछ वगैरह रखते हो तो ठीक, नहीं तो फिर अपना नॉर्मल करवा लो। हो सकता है भाई पढ़ाई में टाइम ना मिला हो, शेविंग वगैरह ना करा पाए हो जाता है ऐसे, तो सही हो जाना वहां पे उस टाइम जाने में, मतलब फोटो मैच करने में दिक्कत ना हो। आजकल ये इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही देख लो ना कितना ध्यान दे रहे हैं फॉर्म से आपके फोटो मिलाने के लिए, आधार कार्ड से मैच कराने के लिए। तो इन चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अपना बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, फोटो के नीचे पूरा नाम लिखवाइएगा जो कि आपके 10th सर्टिफिकेट पे है, आधार कार्ड पे है। और जिस दिन फोटो खिंचवाएं उस दिन की डेट भी डलवा लेना। वैसे कंपलसरी नहीं है कि डेट डलवाओ,
पर डलवा लेना आप यार, बाद में कोई टेंशन नहीं होगी। और कम से कम 15 से 20 जो है पासपोर्ट साइज फोटोज रख लेना, उन्हीं का पोस्ट कार्ड साइज बनवा लेना। साइबर कैफे वाले से, सॉरी माफ कीजिएगा, फोटोग्राफर से बोलना, वो खुद ही आपको दे देगा पासपोर्ट भी और पोस्ट कार्ड भी, ठीक है, सेम टू सेम। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं वो तो उसमें फोटोग्राफ हो गया आपका सबसे पहले, फिर आपके सारी फिंगर्स हो गई, फिर दोनों थंब इंप्रेशन हो गए, मतलब 10 की 10 उंगलियां जाएंगी, आपका सिग्नेचर जाएगा, कास्ट या कैटेगरी का सर्टिफिकेट जाएगा, पुराना है तो वो डाल देना, और नहीं है तो स्लिप डाल देना, ठीक है। और 10th मार्कशीट चाहिए, और भाई बस इतना ही चीज़ें हैं। प्रेजेंट आपका एड्रेस का प्रूफ चाहिए, उसमें आधार कार्ड भी डल सकता है अगर एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, या तो उसके अलावा कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो जिसमें आपका एड्रेस आ रहा हो। चलिए, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी बता दूं। एक तो बेटा आप अपने स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हो, यानी देखो ये तो ऑफलाइन पेपर है, इसमें आपको पेपर को, अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और ओएमआर शीट में गोले भरने हैं। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, या तो आपको ब्लाइंडनेस का केस है कि आप पढ़ नहीं पाते ठीक से, तो आपको हेल्प के लिए एक बंदा मिल जाएगा, सहायता मिल जाएगी, वो आपके बिहाफ पे क्वेश्चन को पढ़ेगा, समझाएगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ेगा। समझोगे आप, सब कुछ आप करोगे, और फिर आपके बिहाफ पे वो गोला भर देगा आपका, यानी आपका ओएमआर शीट अटेम्प्ट कर देगा। और अगर आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम है ना, अपर लिम्ब में प्रॉब्लम है, या सेरेब्रल पैलिसी का केस है, जब हाथ कांपते हैं या हाथ में बहुत दिक्कत है, आप पेंसिल ही होल्ड नहीं कर पा रहे, उस केस में भी आपको स्क्राइब मिल सकता है। लेकिन आपके पैरों में प्रॉब्लम है, हाथों में कोई दिक्कत नहीं, आंखों में कोई दिक्कत नहीं, तो उस केस में स्क्राइब लेना बेकार है, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग होगी, और ये गलत तरीका है, इसे अपनाने की कोशिश मत करना, ये एक मिस एडवेंचर होगा और आपके अगेंस्ट ही जाएगा। अब बात करते हैं 1 एक्स्ट्रा आर की। तो भाई 1 एक्स्ट्रा आर तो सभी को मिलेगा, ठीक है। वैसे तो ब्रोशर में हर बार यही लिखा है कि हम उसी को देंगे जो स्क्राइब फैसिलिटी लेगा या जिसे उसकी जरूरत है, हम उसे ही देंगे। लेकिन फिर भी एनटीए हर बार अधिकतर पीडब्ल्यूडी बच्चों को, चाहे उनकी डिसेबिलिटी कुछ भी हो, हियरिंग हो, विजन हो, ब्लड हो, लोकोमोटर हो, लोअर लिम्ब में हो, स्पाइनल हो, लेप्रोसी हो, मेंटल इलनेस हो, इंटेलेक्चुअल हो, उनको वो एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, ठीक है। और लेकिन ये सेंटर्स पर भी डिपेंड करता है कि वो पीडब्ल्यूडी बच्चों को एक्स्ट्रा 1 आवर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। या तो वो खुद ही पूछ लेते हैं कि आपको एक्स्ट्रा 1 आवर चाहिए, तो बच्चा यस और नो कर देता है, और कई जगह वो पूछते ही नहीं, तो बच्चा खुद पूछ लेता है, तो उस बार तब मिल जाता है। और कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि ना तो पूछते हैं और ना ही पूछने पर या मांगने पर देते हैं, तो आप पूरी तरीके से उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, स्क्राइब फैसिलिटी ली है तो फिर तो 1 घंटा उनको आपको देना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। लेकिन स्क्राइब फैसिलिटी नहीं ली, जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू नॉट डू दीज काइंड ऑफ मिस एडवेंचर्स, ठीक है। ऐसा कोई ट्राई मत करना, और अपने आप तो खासतौर पर मत करना। चलिए, अब मैंने पीडब्ल्यूडी बच्चों को पहले ही बता दिया है भैया, एज ए पीडब्ल्यूडी खुद को अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो बाद में कोई तरीका नहीं है चेंज करने का, तो सोच समझ कर यस या नो कीजिएगा। देखियो, यहां पर एक बड़ी इंस्ट्रक्शन इस बार कॉलेजेस को दी गई है एनटीए द्वारा कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन तो करेंगे ही, यानी कि नीट एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, एडमिशन से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। जब आप एनटीए सेंटर पर जाएंगे खुद को वेरीफाई कराने, उसका शेड्यूल आएगा, उसकी चिंता मत करना। आप एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर मेंबर हैं तो लाइटनिंग स्पीड से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। भटकने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। उसके लिए आप एज ए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम में भी जुड़ जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, वहाँ वेरिफिकेशन होगा, लेकिन कॉलेज चाहे तो एडमिशन के टाइम पर या बाद में एकेडमिक सेक्शन में कभी भी, एकेडमिक सेशन में कभी भी आपको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। इसी तरीके से एम्स को हर बार की तरह इस बार भी विशेष पावर दी गई है कि वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का यूज करते हुए एक मेडिकल बोर्ड क्रिएट करे, और उसकी मर्जी है कि अगर वो एडमिशन के टाइम पर बच्चों का वेरिफिकेशन करना चाहे तो वो जरूर कर सकता है, और एम्स इस चीज में चूकते नहीं है, ज्यादातर वेरिफिकेशन होता ही होता है। चलिए, बाकी वो बच्चे जो पिछली बार यानी नीट 2025 में डिस्क्वालीफाई हो गए थे अपने पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन प्रोसेस में, अगर कहीं गए थे और वहां पास नहीं हो पाए थे, तो उनका अब जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड हुआ था वो अब डिलीट कर दिया गया है। आपकी हिस्ट्री 0 हो चुकी है। अब आप दोबारा से एज ए पीडब्ल्यूडी खुद को रजिस्टर करके नीट 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोबारा से अपने चांसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और एक और चांस आपके पास है ना। चलिए, और जो काउंसलिंग आपकी होगी वो एमसीसी करवाएगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग, mcc.nic.in। और आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, राज्य की सरकार अपनी काउंसलिंग अलग से कराती है, जिसे स्टेट काउंसलिंग बोलते हैं, उसके फॉर्म अलग से आएंगे। सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। बाकी आप चाहें तो हमसे काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं, उसमें हम आपको कभी भी निराश होने ही नहीं देते, कोई भी डेट आपसे मिस होने देते ही नहीं है।
अब लास्ट टू लास्ट कौन कौन सी डिसेबिलिटीज यहाँ कवर हो रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोकोमोटर डिसेबिलिटी कवर हो रही है, अपर लिम हो, लोअर लिम हो या स्पाइनल हो या एम्पुटेशन हो किसी भी प्रकार का, वो यहाँ पर इंक्लूड होता ही है। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन को भी यहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है, सेरेबल पैलेसी को मिल रहा है, ड्वार्फिज्म को मिल रहा है। ड्वार्फिज्म में याद रखिएगा अगर आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर या उससे कम है, यानी 4 फीट 10 इंच या उससे कम है, तो आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसिड अटैक विक्टिम को यहाँ रिजर्वेशन है। ब्लाइंडनेस यानी लो विजन के केस को यहाँ रिजर्वेशन मिला हुआ है, हमेशा ही मिलता है। डीफनेस यानी हियरिंग लिमिटेशंस या हियरिंग डिसेबिलिटी को यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, यहाँ पर उनको रिजर्वेशन दिया गया है। मेंटल इलनेस, यस, इस बार बड़ी अच्छी खबर है कि मेंटल इलनेस को फाइनली नीट ब्रोशर में एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ उसे वेरिफिकेशन में लिया जाएगा, और अगर डॉक्टर वेरीफाई कर देते हैं, इन सभी केस में डॉक्टर ही वेरीफाई करेगा इन दी एंड, लेकिन हाँ यू आर एलिजिबल टू गो एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन नीट यूजी 2026। फिर क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को यहाँ पर वेरिफिकेशन में जाने का मौका दिया गया है एज ए पीडब्ल्यूडी अप्लाई करने का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या पार्किंसन डिसीज हो। फिर ब्लड डिसऑर्डर है जहां पर आपको हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ब्लड डिसऑर्डर में। मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं अगर आपको, तो जैसे कि आपको एक से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, लो विजन का भी है या हीरिंग का है या लोकोमोटर भी है और ब्लड डिसऑर्डर भी है, मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं आपको, एक से अधिक डिसऑर्डर्स हैं, अगर वो कुल मिलाकर 40% हैं तो आप एज ए पीडब्ल्यूडी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं मल्टीपल डिसऑर्डर के केस में, ठीक है। और बाकी अगर कुछ रह गया है इसके बावजूद भी, वैसे मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया है। अब जल्दी ही आपके सामने एक वीडियो आएगा जहां मैं ये बताऊंगा कि कैसे एज ए पीडब्ल्यूडी, या नॉर्मल मैं तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो डालूंगा, लेकिन हाँ पीडब्ल्यूडी बच्चों का जो सेक्शन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वो वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा, एसवीपी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा, ताकि आप कोई गलती ना कर दें। बाकी हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहो, रश नहीं करना, भागना नहीं, एकदम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए भागना नहीं, कोई रेस नहीं है, 1 महीने का टाइम है। अगर आप 10 दिन में 15 दिन में भी अपने 3 स्टेप हैं फॉर्म भरने के, बेसिक रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, देन फीस पे करना, तो ये सारे काम आप विद इन 10-15 डेज भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करना है, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है। चलिए धन्यवाद। ये सभी डेटा जो भी मैंने लिखा हुआ है आपको हमारे रिटर्न फॉर्म में, चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, डू सब्सक्राइब। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।